चलो, ये टॉपिक चल रहा था बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और मैंने आपको बोला था कि लिक्विड सॉल्यूशन कब होगा बेटा, जब आपका सॉल्यूट भी आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड हो, तो इससे जो बनेगा बेटा उसे आप बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? एग्जाम्पल कैसे समझाओगे इसका? तो जैसे मान लो आपने लिया है, सपोज दैट अल्कोहल प्लस वाटर, ये आपका सॉल्यूट है और ये बेटा आपका क्या है, सॉल्वेंट है। आप जानते हो कि अल्कोहल और वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इन्हें आप अगर मिक्स करते हो तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, जिसे आप बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? हम इसी बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करना चाहते हैं, इसी के डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। फिर से एक बात समझो, मैंने क्या बोला है कि सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है आपका, ठीक है। यानी लिक्विड सॉल्यूशन यहां पर हमने लिया है, सॉल्यूट भी लिक्विड किया, सॉल्वेंट भी लिक्विड किया, यानी दोनों ही आपके कुछ न कुछ क्या हैं, कुछ न कुछ ये आपके वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। यानी वाटर भी वोलेटाइल है और आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन को जब आप बाहर से कहीं से एनर्जी दोगे तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल जो है वो क्या चाहेगा कि हम वेपर फेज में चले जाएं, और जो वेपर ऊपर कलेक्ट होगी उसका जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पर बनेगा बेटा, वही आपका होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। मैंने आपको बोला था देखिए, अगर मैं यहां पर लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप वेपर प्रेशर अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे, देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर liquid in nature and molecules of both have tendency to vaporize if आप कह लो कि सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज कंपोनेंट वन एंड सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय या एज component second. Let solvent in more volatile than solute। मान लीजिए आप क्या करते हो कि जो आपका मैंने बोला है कि सॉल्यूट भी लिक्विड है बेटा, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों को मिला करके आपने सॉल्यूशन बनाया है। और मैंने कहा कि सपोज दैट
कि जो सोल्यूट था उसको कंपोनेंट 1 और जो सॉल्वेंट है उसे कंपोनेंट 2 से अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो आप कह सकते हो कि इससे मैंने रिप्रेजेंट किया। और दूसरा मैंने ये माना कि लेट सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल देन सोल्यूट, यानी सॉल्वेंट की वोलेटाइलिटी ज्यादा है सोल्यूट से, तो उसे मैं यहां पर डायग्राम में कैसे दिखा सकता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना। कैसे बना सकते हो आप, समझो। ये डायग्राम हमने बनाया, ये देखिए, ये मैंने क्लोज कर दिया कंटेनर को। उस दिन ये डायग्राम हुआ भी था, देखें आप। ये हो गया, ये इसके सरफेस मॉलिक्यूल हैं। मान लीजिए मैंने एक को क्रॉस से दिखाया है ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए, और यहां मैं ऐसे लिख देता हूं कि सपोज करो ये आपका सॉल्वेंट है, या आप कह लो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, और ये चीज जो आपका है ये है मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट। हमने ये बोला कि जैसे एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, देखो ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो ये बेटा क्या होता है, ये देखो स्केपिंग टेंडेंसी रखते हैं ऐसे। तो ये आपका, मैंने कहा था कि ये वाली फिनोमिना होगी, यहां पर वेपर कलेक्ट होगी दोनों की, और जब इससे वेपर टकराएगा बेटा तो एक फिनोमिना और होगी, ये मैंने कहा था। ये क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा कि जो आपका फिनोमिना नंबर 1 है इसे आप बोलते हो क्या, इसे बोलते हो आप वेपोराइजेशन। और जो सेकंड है बेटा टकरा करके वापस लौट रहे हैं, इसे अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर। अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि एट इक्विलिब्रियम, ध्यान समझिएगा, क्या इक्विलिब्रियम जब आएगी बेटा तो वेपोराइजेशन जो होता है ये आपके कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी दोनों का रेट बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आपकी बन जाए ये वाली, तो यहां आप लिख सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by vapors collected over liquid surface will be the vapor pressure of लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा, आप कह सकते हो लिक्विड इन लिक्विड। इसको थोड़ा सा आप समझे बेटा, क्या चीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मैंने आपको ये बोला जो है एक्सप्लेन करा कि मैं वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं लिक्विड सॉल्यूशन का, और इसमें मैंने आपको बताया कि लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब नेचर इसका लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट लिक्विड है, और उसमें मैंने लिक्विड ही मिलाया है, यानी कहने का मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और सोल्यूट को मैंने कंपोनेंट 1 से रिप्रेजेंट किया है और सॉल्वेंट को मैंने कंपोनेंट 2 से रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए इस तरह मैंने दिखाया है यहाँ पर, और अब मैंने लिखा कि जो सॉल्वेंट था उसके मॉलिक्यूल का वेपोराइज होने की टेंडेंसी आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल के वेपोराइज होने की टेंडेंसी से ज्यादा है। तो जैसे आप यहां देखेंगे, जब ये सॉल्यूशन है जिसमें दोनों के मॉलिक्यूल आपके दिख रहे हैं बेटा,
दोनों के मॉलिक्यूल वेपोराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, तो जैसे ही इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा, सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। ये मैंने दिखाया है कि वेपर फेज में जा रहे हैं, यानी यहां पर ये क्या है, ये आपका वेपर फेज है जो कलेक्ट हुए। या तो आप देखो यार, वेपर लिख लो सीधा सीधा, वेपर्स, ये वेपर्स कलेक्ट हुई है, ये फिनोमिना आपकी होगी क्या, वेपोराइजेशन। और ये वेपर जब इधर से टकराएगी तो कंडेंस होके नीचे भी आएगी, तो उसको मैंने कहा कंडेंसेशन। अब मैंने ये कहा कि अगर आपको लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफाइन करना हो तो आपको क्या मार्क करना पड़ेगा बेटा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन rate of vaporization get equals to rate of condensation, that means equilibria get established, यानी इक्विलिब्रिया आ गई है, देन द प्रेशर, वहां देखो, देन द प्रेशर exerted by vapors collected over liquid surface will be the vapor pressure of liquid solution, यानी लिक्विड इन लिक्विड। यानी आपको यहां पर कुछ रटना ही नहीं है, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट अपने दोनों क्या हैं, दोनों वेपोराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका जो सोल्यूट है वो आपका कम वोलेटाइल है, और बेटा जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। तो ज्यादा वेपोराइज कौन हो रहा है, सॉल्वेंट, और कम कौन हो रहा है, सोल्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये वेपर प्रेशर है इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, यानी ये जो वेपर कलेक्ट हुई है, जो हमारे लिक्विड सरफेस पर लगातार एक दबाव बना रही है इक्विलिब्रियम पर, इसको अपन कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर, यानी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ लगाएंगे और उससे अपन यहां पर जो है कैलकुलेट करेंगे, और डाल्टन्स जो है पार्शियल प्रेशर लॉ को भी यहां लेकर के चलेंगे। तो आइए यहां से आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्या देखिए, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, समझो, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर of liquid solution will be denoted by, देखो मैं बिल्कुल आसान करके आपको बता रहा हूं, डिनोटेड बाई द गिवन इक्वेशन एज, देख बेटा, पी टोटल जिसे आप वेपर प्रेशर बोलोगे इक्वल्स टू P1 प्लस P2। देखो, आप कह सकते हो P1 प्लस P2, या आप कह सकते हो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू BP1 प्लस BP2, ऐसे भी समझ सकते हो, यानी BP सॉल्यूशन कह लो इक्वल्स टू BP1 प्लस BP2, यानी कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर प्लस कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर, इसको आप जोड़ करके बताएंगे क्या, वेपर प्रेशर। यानी ये P टोटल इक्वल्स टू दिस। कैसे आप कह सकते हो, यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
आप देखो, आप क्या मैं इसको मिटा दूं बेटा, डायग्राम ये वाला डायग्राम तो आप समझ गए होंगे, मिटा दूं क्या? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। चलो, आप जरा देखो, क्योंकि डेरिवेशन इसको देखना है हम लोगों को। समझो आप, देखिए P1 एंड P2 फॉर component 1 and 2 in liquid solution can be expressed as, देखो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू J1, ये हो गया, और P2 जो होगा बेटा P2 नॉट इंटू J2, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर आप कह सकते हो P1 नॉट एंड P2 नॉट will be the vapor pressure of component 1 and 2 in प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब जब उसमें कोई चीज ना मिला हो बेटा। इसका मतलब अगर दोनों को सेपरेट सेपरेट कंसीडर किया जाए कि एक कंटेनर में आपका जो है ले लिया जाए सोल्यूट और दूसरे वाले कंटेनर में ले लिया सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो आपका P1 नॉट हो जाएगा, यानी प्योर फॉर्म में। प्योर का मतलब उसमें दूसरा कुछ मिलाया ही नहीं गया है। और इसी तरीके से P2 नॉट क्या है, प्योर स्टेट में, यानी सॉल्वेंट में कोई चीज आपने नहीं मिलाया है, तब उसका वेपर प्रेशर आपका P1 नॉट और P2 नॉट से रिलेट होगा। बट जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा बेटा, तो इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो उस सॉल्यूशन में बन रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके, उनके मोल फ्रैक्शन की। और इसी तरीके से देखो ये आपका हो गया, तो P1 नॉट एंड P2 नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है जो यहां पर आप लगाए हो। अब देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, समझना बेटा डेरिवेशन को, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है ये। देखिए chi1 and chi2 is the mole fraction of component 1 and 2 in liquid solution। अब देखो आप कह सकते हो बाय मीन्स ऑफ दिस, यानी इससे बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन राइट एज। अब देखो आपने अभी कहा था कि जो P टोटल होगा बेटा वो किसके बराबर हो रहा है, P1 प्लस P2। तो P1 आपका यहां पर ये दिया जा रहा है, मान लीजिए इक्वेशन A और इसको इक्वेशन B, तो P टोटल क्या हो जाएगा बेटा, आपको मिल गया P1 नॉट इंटू J1 प्लस P2 नॉट इंटू J2। ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो फ्रॉम A एंड B। क्लियर? इसको उतारो बेटा, क्योंकि यही मैंने कहा था कि ये क्या है, ये वही वेपर प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर जो कि आपके सॉल्यूशन के वेपर फेज के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है। और P1 नॉट क्या है, P1 नॉट प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर था जब इसमें कोई चीज मिलाया नहीं गया था। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया तो मिक्स करने पर जो P1 होगा वो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट रिलेटेड में आएगा।
यानी P1 आप यहां से कह सकते थे कि P1 आप ऐसे कह सकते थे, ये जो था आपका P1 डायरेक्टली रिलेटेड टू Chi1, और यहां पर आप कह सकते हो P2 डायरेक्टली रिलेटेड टू Chi2। इसी को मैंने रिप्लेस किया है इससे और इससे, और इस तरीके से अपने पास ये आ गया। अब देख बेटा, क्या वी नो दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, क्या देखो Chi1 प्लस Chi2 इक्वल्स टू क्या 1, तो भैया Chi1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस Chi2, ऐसा हो सकता है। क्लियर? अब देखो यहां पर Chi1 को आप क्या करो, इससे रिप्लेस कर दो, और फिर देखो कि आपका जो P टोटल आता है वो हमारे सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में आ जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। इधर का बेटा मैं मिटाना चाहता हूं, क्या मिटा दूं? कॉपी हो चुका है ये डेरिवेशन आपका। यस सर। रिप्लाई करें, सबका हो गया बेटा? चले आगे। यस सर। चल देखो, अभी मैं एक बार इसको फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा इसका, पहले आप पूरा सीख लो इसको। देख बेटा, क्या मैं इसको रिप्लेस करूं? देखो आप अगेन लिख लो, बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ P टोटल एज, देखो ये हो गया बेटा P टोटल इक्वल्स टू, ये देखो 1 माइनस Chi2 इंटू P1 नॉट प्लस P2 नॉट इंटू Chi2, ये हो गया। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या हो जाएगा जरा देखो, P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 प्लस हो गया P2 नॉट Chi2। देखो ध्यान समझिएगा, क्या ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, देखो ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं, देखो P1 नॉट माइनस, या ऐसे कर लूं मैं, देखो P2 नॉट Chi2 माइनस P1 नॉट Chi2। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन बन रहा है क्या, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू क्या Chi2, ये आपका बेटा क्या हो गया, P टोटल आ गया। इज इट क्लियर? ये आपका एक इक्वेशन सी मिल गया। इसको आप कॉपी कर लो, मैंने पूरा डेरिवेशन आपको सिखा दिया कि आप कैसे यहां पर चलोगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे आपको समझाएं। डेरिवेशन थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आसान है, कुछ खास नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन करते चले जाना है, और अभी अपने आप देखो सारी चीजें आ जाएंगी। इस पर न्यूमेरिकल भी खूब मिलता है आपको, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी मिलेगा आपको। हो गया सर। हाँ, मैं थोड़ा सा इस पर लिखता हूं, उसको थोड़ा सा लिखें। ये इक्वेशन जो सी है आपका बेटा, ये आपको क्या बता रहा है जरा उसको देखो।
समझिए, यहां पर देखें, इक्वेशन सी टेल्स अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर ये आपका जो Xi2 है, ये क्या किसका मोल फ्रैक्शन है बेटा? ये सॉल्वेंट का ही तो है, कंपोनेंट 2, जो कि हाईली वोलेटाइल था। अब जरा देखो, अगर इस इक्वेशन को बेटा, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं क्या करना चाहूं, अगर मैं इसको कोरिलेट करना चाहूं, इस पर ग्राफ कोई प्लॉट करना चाहूं, तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं बेटा? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां पर कर दूं, देखिए ऐसे, पहले एक ग्राफ ऐसे बना लो, उसके बाद तब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन इसके लिए आएगा। देखिए, ये देखो आप, इस पर मैंने लिखा है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इस पर मोल फ्रैक्शन है, और यहां पर जो है आपका दिया गया है, समझिए, ये आपका लिखा गया है P1 नॉट, और इस वाले पर मैंने दिया है P2 नॉट। यानी इस पर आपका है, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये, और इस वाले पर आपका ये जो आपका दिया जा रहा बेटा, ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, यानी ये दिखाया गया है। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या अगर मैं यहां पर कह दूं कि Chi1 इक्वल्स टू 100, यानी 1, तो Chi2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब जो आपका सोल्यूट है वो 100% प्योर है, उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई सॉल्वेंट आपने मिक्स किया ही नहीं। यहां देखो बेटा, यहां क्या करेंगे आप? Chi2 इक्वल्स टू 1 और Chi1 इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो शुद्ध किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। और अगर हम Chi1 और Chi2 को वेरी करें तो आपका क्या मिल जाएगा? देखो हमारे, यानी इसको जब आप सॉल्वेंट में मिलाओगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम वो कितना हो सकता है? ये यही हो सकता है टॉप लिमिट। तो ये जो लाइन आपको मिल रहा है ये हो जाएगा P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, जैसे 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 आपका Chi2 बढ़ता जाएगा और वो 1 को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर देखो घटना शुरू हो गया। ये देखो, ये यानी ये जो दिख रहा है ये किसको दिखा रहा है? P1 को। इधर की तरफ ये 0 हो रहा है। उसके बाद इसको जरा देखो बेटा, ये देखो जरा, ये ग्राफ को किसको दिखा रहा होगा? ये P2 को दिखा रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? इस ग्राफ से आपको ये रिलेशन मिल रहा है कि जो सॉल्यूशन का P टोटल होगा P1 प्लस P2, वो उसका वेरिएशन कैसे मिलेगा? ये लीनियर वेरिएशन। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? वो सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा बस, यानी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और ये दोनों लाइनें क्या बता रही हैं कि जैसे जैसे मैं, देखो ये क्या बता रहा है कि मैं सोल्यूट को रिमूव कर रहा हूं तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देखो X2 Chi2 क्या हो गया? 0।
और काई वन क्या हो गया 1। तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, प्योर सोल्यूट का होगा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि काई 1 को घटा रही है और काई 2 को मैंने क्या कर दिया 1। तो इसका मतलब आप देखो यहां पर ये 0 कर गया, यानी P1 0 हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया भाई, कि अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो ये लाइन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, पॉजिटिव स्लोप। और इस तरीके से यहां पर आपको ये मिल जाए। ये ग्राफ जरा उतार लो आप, उसके बाद तब मैं इसको मिटा करके इनका इक्वेशन से कोरिलेशन कराऊं। एक बार बेटा मैं बोलूंगा और आप जरा एक बार फिर से सुनते चलो, अपने नोट्स को देखते चलो और सिर्फ कान से मेरी आवाज को सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने आपको सीधा सीधा बोला कि आप किसी लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, और लिक्विड सॉल्यूशन में वो बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड है बेटा और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सोल्यूट को मैंने कंपोनेंट 1 से रिलेट किया है और सॉल्वेंट को मैंने कंपोनेंट 2 से रिलेट किया है। और मैंने ये कहा कि इस सॉल्यूशन में दोनों ही वोलेटाइल हैं। ये अलग बात है कि सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है, सोल्यूट थोड़ा कम वोलेटाइल है। अब मैंने ये कहा कि उस सॉल्यूशन में जब आप एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो उसके जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं, यानी कंपोनेंट 1 और 2 दोनों के, ये क्या करेंगे, वेपोराइज होंगे। और वेपोराइजेशन के साथ साथ ये कंडेंसेशन भी दिखाएंगे। तो मैंने ये बोला कि जब इक्विलिब्रिया स्टेब्लिश कर जाए, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन गेट इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय उस लिक्विड सरफेस के ऊपर जितनी वेपर कलेक्ट हुई है दोनों की अलग अलग जोड़ करके, उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को लिक्विड सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे आप, वेपर प्रेशर बोलोगे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो टोटल वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर आपके वेपर के द्वारा सरफेस पर पड़ेगा, वो पी टोटल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इस पर लगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का मतलब उसने क्या बोला था कि भैया कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपस में रिएक्शन ना करने वाले दो गैसों को अगर भर दिया जाए तो उसके द्वारा जो कंटेनर की दीवार पर प्रेशर पड़ता है वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां देखो मैंने क्या बोला कि वेपर फेज में कौन कौन गया है, कंपोनेंट 1 भी गया है, कंपोनेंट 2 भी गया है। तो उसके द्वारा जो टोटल वेपर प्रेशर पड़ेगा लिक्विड सरफेस पर, यानी पी टोटल, वो क्या होगा, P1 प्लस P2 के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो P1 और P2 है ये उस सॉल्यूशन में उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है काई 1 और काई 2 उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको मैं मालूम है कि सोल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो सॉल्वेंट का ज्यादा प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, और सोल्यूट का थोड़ा कम होगा। तो मैंने ये कहा कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई 1 एंड P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई 2। तो मैंने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो आपने क्या लगा दिया, P1 नॉट और P2 नॉट लगा दिया। तो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू काई 1 और P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू काई 2। P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर है। कब, जब वो प्योर थे, यानी अलग अलग रखे जाते तो। क्लियर। अब मैंने कहा कि राउल्ट लॉ जो पी टोटल बता रहा है P1 प्लस P2, उसमें आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, P1 इंटू काई 1
प्लस P2 इंटू Chi2 कर दिया। अब मैंने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि सोल्यूट कम है। तो मैंने ये कहा कि जो P टोटल है बेटा, उसे आप कंपोनेंट 2 यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालो। तो मैंने ये बोला कि भैया बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अपन जानते हैं क्या कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस करना चाहूं यहां से, तो मैं जहां Chi1 होगा वहां पर 1 माइनस Chi2 रख दूं, और 1 माइनस Chi2 जब रखा, ये देखो ये तुम्हारे सामने है, तो P टोटल क्या बन गया, 1 माइनस Chi2 इंटू P1 नॉट प्लस P2 नॉट इंटू Chi2। इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, इसको इधर लाइए तो ये बन गया आपका, यानी P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Chi2। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया, जिससे हमें क्या क्या मिल रहा है कि भैया लिक्विड सॉल्यूशन का जो P टोटल है वो हमारा किसके टर्म में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो हाईली वोलेटाइल था। अब मैंने कहा कि अगर राउल्ट्स लॉ को यहां पर हम लोग ग्राफ पर देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले पर मैंने वेपर प्रेशर किसका दिखाया, सोल्यूट का, इस वाले पर वेपर प्रेशर किसका दिखाया, सॉल्वेंट का। इसको मैंने P2 नॉट से दिखाया, हाईएस्ट वैल्यू कब, जब आपका Chi2 इक्वल टू 1, यानी इसमें सोल्यूट आपने मिलाया ही नहीं है अभी, तो उस समय Chi2 इक्वल टू 1, Chi1 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ मैंने कहा कि ये जो P1 नॉट यहां दिखा रहे हो, देखो P1 नॉट की यहां देखो, इसकी हाइट मैंने इससे कम दिखाई है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में बेटा मैंने मान लिया है कि कंपोनेंट 2 जो आपका है, जो सॉल्वेंट है, वो हाईली वोलेटाइल है। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट होके कितना जाएगा भाई, P2 नॉट ही तो हो जाएगा बस, और क्या होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब मैंने ये बोला कि आपका जो P टोटल है यानी P1 प्लस P2 जो आप देख रहे हो, वो आपका यहां से देखो लिनियरली वेरी करेगा ऐसे, क्लियर। दूसरी जब देखो, जब मैं Chi1 को घटाना शुरू किया तो Chi2 1 हो जाएगा, और क्या कहते हैं Chi1 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ आपका दे रहा है, ये क्या दिखा रहा है, P1 का वेरिएशन, कि भैया जैसे जैसे आप सोल्यूट हटाते जाओगे उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, और अब उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे जब मैं सॉल्वेंट हटाऊंगा तो यहां से देखो Chi1 1 हो गया, Chi2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब अब वेपर प्रेशर किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट का आएगा। और ये लाइन बता रही क्या, P टोटल को बता रही। तो यहां पर जो रिलेशन आपको मिल रहा है वो यही है कि आपका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो लिनियरली P1 नॉट से कहां तक वेरी कर रहा है, P2 नॉट तक, यानी मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी जाके हो जाएगी, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक बेटा आप सबको समझ में आया अनन्या? यस सर। चलिए आप देखो, मैं आपको इसीलिए बार बार चिल्ला करके बता देता हूं फिर से कि आपको कहीं रटना ना पड़े बेटा। और सॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें कुछ नहीं रटना है। अब जरा एक चीज ये ध्यान से देखो आप, अगर इसको लाइन के इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर दें तो देखो क्या कोई ग्राफ बन सकता है क्या इस पर? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, क्या, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन C with इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो जरा ध्यान से देखो आप, अगर इससे आप कंपेयर करोगे बेटा तो ये चीज जो आपका आ रहा है, देखो y के स्थान पे क्या दिख रहा है आपका, P टोटल इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू को देखो आप, P2 नॉट माइनस P1, ये आपका वेरी कर सकता है, यानी ये आपका जो है क्या कहते हैं m, और ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, यानी Chi2 को। तो यानी इसको आप लिख सकते हो P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू दिस, और ये आपका क्या है
P1 नॉट हो गया। अब जरा ध्यान से देखना बेटा कि y के स्थान पे ये हो गया, m के स्थान पे क्या जा रहा है, ये जा रहा है जिसको आप स्लोप कहते हो, और x के स्थान पे बेटा क्या जा रहा है, chi2 जा रहा है, और c के स्थान पे बेटा क्या जा रहा है, P1 नॉट जा रहा है। तो क्या अपन लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं? यहां पर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन में आपके पूछा जाता है। देखो बोर्ड में भी करवा सकता है ये। देखिए क्या हो जाएगा, ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया बेटा, इस पर मैंने लिखा P टोटल और इस पर लिखा है chi2। जरा ध्यान से देखो, ये आपका क्या है m और ये x, देखो मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया इस पर, ये आपका हो गया y और ये हो गया बेटा x। अब देखो ये क्या मिलना है, c क्या है, इंटरसेप्ट। P1 नॉट क्या है बेटा, इंटरसेप्ट। ध्यान दो अभी ग्राफ में बना था, और ये आपका क्या है, स्लोप कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। देखो ये स्लोप है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट आपका देखो दिख रहा है कहां पर, यहां पर इंटरसेप्ट मान लीजिए। तो ये आपका ऐसे हो गया, देखो ऐसे, यानी ये इंटरसेप्ट हुआ बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, P1 नॉट। और यहां पर कहीं पर भी आप इसका स्लोप ले सकते हो, इस ग्राफ का कहीं पर भी स्लोप ले सकते हो। इसका जो स्लोप आएगा वो होगा इसका टेंजेंट थीटा, जो कि इक्वल्स होगा बेटा किसके, आपका ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये बन गया। ये ग्राफ है आपका बेटा, क्लियर? इसको आप बना लीजिए, हो सकता है एनसीईआरटी में ये ग्राफ ना हो, इसी की मदद से हम लोगों ने बनाया है वो वाला ग्राफ। फिर से देखो, इसको मैंने क्या बोला, इसको लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो mx आपका ये है, कैसा है, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब P1 नॉट क्या है, इंटरसेप्ट यानी c, मैंने यहां कर दिया mx प्लस सी। x पर कौन गया, chi2 यानी मोल फ्रैक्शन है। chi2 क्या है बेटा, ये आपका क्या है, आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इस तरीके का ग्राफ मिल गया। इतनी बात समझ में सबको आ रही है बेटा? मैंने P टोटल को सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैलकुलेट करना सिखाया है आपको। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. हैव यू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट? देखिए बहुत सरल से मैंने सिखाया बेटा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। किसी को अगर होगी तो रिप्लाई कर देना। अब देख बेटा, अब हम लोग जैसे P टोटल को chi2 के टर्म में काउंट करा है, ऐसे ही बेटा मैं chi1 के टर्म में निकालना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे शौक लग गई, मान लो वो हम लोग रट्टा मारे हैं कि chi2 के टर्म में हम लोग निकालते थे। मान लीजिए डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आपका chi1 के टर्म में पूछ ले, फिर अपन क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, chi2 को इलिमिनेट करेंगे। यहां से किसको इलिमिनेट करोगे बेटा, chi2 को। तो देखो आप यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बेटा, यानी वेपर प्रेशर यानी P टोटल इन टर्म ऑफ chi1। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। देखो क्या लिखोगे बेटा, आप अपने आप डेरिवेशन कर सकते हो। वी नो दैट, अभी समझाया हूं कि जो P टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन होगा, वो आपका क्या था, P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 नॉट इंटू chi2। अब देखिए यहां पर आप क्या करो, बाई eliminating the
chi2 from above equation बी गेट। देखो आप यहां लिख सकते हो क्या, chi2 इक्वल टू 1 माइनस chi1 आप रख दो, तो आपका बेटा P टोटल हो जाएगा P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट इंटू 1 माइनस chi1। देखो मैंने हटा दिया उसको, अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर, यानी P टोटल इक्वल्स टू व्हाट, P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू chi2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, P2 नॉट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसको आप फिर से रीअरेंज करो, जरा अपने आप जरा रीअरेंज करो। देखिए क्या हो सकता है बेटा यहां पर, we can again rewrite the expression as, इसको फिर से करो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P टोटल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा P2 नॉट प्लस, ये पॉजिटिव है, प्लस ये हो जाएगा आपका P1 नॉट इंटू chi1 माइनस P2 नॉट इंटू, एक मिनट, ये 1 होगा, ये हो गया आपका chi1। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा भैया, P टोटल इक्वल्स टू P2 नॉट प्लस ये हो जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू क्या, chi1। आपका यहां ये आ गया, देखो, यानी कहने का मतलब आपका अब जो P टोटल है वो किसके टर्म में आया, वो आपका डिफाइन हो रहा है किसके टर्म में बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के टर्म में, यानी आपके सोल्यूट के टर्म में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, क्या इस इक्वेशन में आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, क्या we know that P1 नॉट लेस देन P2 नॉट। आप जरा ध्यान से देखो, अगर P2 ज्यादा है बेटा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, P टोटल इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस क्या आ गया, माइनस बताओ, ये हो गया डेल्टा P नॉट, इन दोनों का डिफरेंस इनटू क्या, chi1। अब देखो ये mx प्लस सी, ये आपका क्या दे रहा है, देखो ये चीज क्या दे रहा है, नेगेटिव स्लोप आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब अब आप यहां क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से देखो, अगर इससे लाइन का इक्वेशन करोगे बेटा तो लाइन के इक्वेशन को अगर यहां पर अप्लाई करो आप, तो अब जरा देखो, जो आपका पॉजिटिव स्लोप में जा रहा था, अब यहां मैंने chi1 कह दिया, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और यहां ले लिया P टोटल। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी भी ये चीज आपका क्या है, ये आपका हो गया, इसको आप लिख सकते थे P टोटल इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P नॉट chi1
प्लस P2 नॉट, ये हो गया। देखो जरा ये स्लोप कैसा है, अब m कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा, और इंटरसेप्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो आप यहां कर लो इसको। मैक्सिमम पी टोटल कितना होगा बताओ, प्रमाणित हो गया P2 नॉट। याद करो मैंने कहा था कि लिक्विड सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना होगा, जो हाईली वोलेटाइल था उसका प्योर फॉर्म में जितना वेपर प्रेशर होगा वही तो होगा। और अब देखो ये घटना शुरू करेगा कब, जब Chi1 बढ़ना शुरू करेगा। इसका मतलब ये देखो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, जो ऐसे चल रहा था वो ऐसे आ गया। अब यहां पर जब स्लोप बेटा निकालोगे आप, इस पर जब स्लोप लोगे इस लाइन ग्राफ का, यानी स्लोप इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी नॉट, यानी ये आ गया आपका माइनस वैल्यू, ये आ गई, यानी ये स्लोप आ जाएगा जो डिफरेंस था आपका दोनों का, जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या बना रहा है, नेगेटिव स्लोप, यानी ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया बेटा, कि अगर आप जिस भी कंपोनेंट को हाईली वोलेटाइल मानोगे, सॉल्यूशन बनने पर सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसी के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू ऑल? जो मैंने इतना आपको इंटरप्रिटेशन सिखाया, क्या आपको यह समझ में आ रहा पूरा ग्राफ, सारी चीजें? यस। सभी लोग रिप्लाई करो। मिहिर, मिहिर आपको समझ में आ रहा है भाई? अनन्या, मैथमेटिक्स इसमें समझ में आई? हमने मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं लिखा है बेटा, मैंने आपको केवल डेरिवेशन सिखाया है कि कैसे आप करोगे, क्योंकि इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आप Chi1 के टर्म में एक्सप्लेन करो ग्राफ को, आपको जो है Chi2 के टर्म में एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से दोनों तीनों ग्राफ आपके यहां पर मिल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत किसी को? चलो तो सर Chi1 के लिए कहने का तो सिर्फ इतना ही करना होगा हम लोग को? हाँ, Chi1 के लिए जो मैंने अभी आपको सिखाया कि आपको Chi2 को केवल रिप्लेस कर दो बस, तो आपको वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में बनता चला जाएगा। और जब लाइन इक्वेशन आप यहां ड्रा करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ाते जाओगे आप, वैसे वैसे ये पी टोटल क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। ठीक है ना? और यहां पर आकर के ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पर अब किसका वेपर प्रेशर आ जाएगा, P1 नॉट, क्योंकि अब देखो ये ऐसे ही चल रहा था कि P2 घटता घटता कहां पहुंच जा रहा था, P1 नॉट के बराबर हो जा रहा था। बस यही चीज है आपका, बाकी कुछ करना ही नहीं। जो पहला वाला मैंने दोनों तरफ वाला जो बनाया था, वो रिलेशन आपका यहां भी प्रमाणित हो रहा है। इस तरह से ये आपका बेटा हो गया समाप्त। अब राउल्स लॉ देखो, अभी हमने लिक्विड सॉल्यूशन के Chi1 और Chi2 के जो है अनुसार इसको डिराइव किया है। अब हम क्या करेंगे कि वेपर फेज में, याद करो, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अपने सोल्यूट का और सॉल्वेंट का Chi1 तो और Chi2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में था। अब वहां पर क्या मानेंगे हम, Y1 और Y2, और तब ऐसी कंडीशन में आप कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होगा, यानी P1 वेपर फेज में, तो वो आपका हो जाएगा क्या, P1 इक्वल्स टू, आप कह सकते हो Y1 इंटू पी टोटल, ऐसे निकालेंगे। यानी इसको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा हमको, लेकिन कब, क्योंकि आज का टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ये मैंने पूरा करवा दिया है, इस पर ग्राफ से रिलेटेड कहानी मैंने सिखा दी है आपको, ये आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड का लिक्विड में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर हम लोग देखेंगे, ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को प्रमाणित करेंगे। तो आप चाहो थोड़ा सा अगर लिखना चाहो, अभी 2-1 मिनट का समय मैं दे सकता हूं, तो आप थोड़ा सा लिखो बेटा, थोड़ा सा लिखो, मैं बोल रहा हूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, आप समझो। देखिए क्या, इफ द मोल फ्रैक्शन
ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, सॉल्यूशन में नहीं बेटा, कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, वेपर मतलब भाप वाले में, वेपर फेज इज y1 and y2, then we can write the expression as, देखो अब सीधा सीधा ध्यान रखो, P1 इक्वल्स टू यानी कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर वेपर फेज में जो है वो ये हो जाएगा आपका y1 इंटू पी टोटल, ये हो गया। क्यों? क्योंकि आप गैसियस स्टेट में पढ़े हैं क्या, P1 अपान पी टोटल इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो 1 का कितना माना आपने, y1, तो देखो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 इंटू पी टोटल। ये कहां बेटा, वेपर फेज में। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, y2 इंटू क्या, पी टोटल। अब किसी भी कंपोनेंट का मान लो, दैट मींस पी का मतलब कंपोनेंट आई चाहे जो हो, तो उसका क्या हो जाएगा भैया, y इंटू क्या, पी टोटल। और पी टोटल कहां से कैलकुलेट करो, अभी हमने आपको सिखाया P1 प्लस P2 से। तो आपका वेपर फेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसे आएगा, उस वेपर फेज में पहले क्या पता करो, यानी जो भाप बन के ऊपर प्रेजेंट है उसमें कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन क्या है बताया आपने, y1, तो उसको बस पी टोटल से गुणा कर दो, पी टोटल जो पहले कैलकुलेट किए हो आप, ठीक है। यानी कैसे, पी टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू काई1 प्लस P2 नॉट इंटू काई2, वो आप निकाल चुके हो, तो वो आपका पी टोटल हो जाएगा। बस हमें ये बता दे कि कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या है, तो उस वेपर फेज में उसका मैं वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं। तो P1 इक्वल्स टू क्या, y1 इंटू पी टोटल, और P2 इक्वल्स टू y2 इंटू पी टोटल, या आप कह सकते हो Pi यानी वेपर प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कंपोनेंट इनटू क्या, पी टोटल। इससे आप न्यूमेरिकल और ट्राई करोगे, क्योंकि वो कभी कभी क्या देता है, काई1 काई2 नहीं देता है, वो आपको सीधा पूछता है कि वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का क्या वेपर प्रेशर बनेगा, कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर क्या बनेगा। यदि उस वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन y1 है और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन क्या है, y2, तो कुछ नहीं करना है, सीधा P1 इक्वल्स टू y1 इंटू पी टोटल। पी टोटल कहां से निकाले हो, अभी डिराइव किया हूं, P1 नॉट इंटू काई1 प्लस P2 नॉट इंटू काई2, सॉल्यूशन वाले से। तो बस उसको रख करके फटाफट आप निकाल लो, इस पर आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया बेटा सबको, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा ना किसी को। अगर कोई दिक्कत होगी तो रिप्लाई करिएगा, पूछिएगा, क्योंकि हम आपके अपने हैं, हम आपके हैं कौन, तो आप क्या बोलोगे, आप हमारे अपने हैं, यानी हमारे से अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में मैंने कोई चीज रटने के लिए आपको नहीं छोड़ा है, मैंने टोटल बता दिया कि वेपर प्रेशर कैसे काउंट होता है, राउट लॉ क्या होता है। क्लियर, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। आप ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हो कि मुझे समझ में आया। अपने इंडिविजुअल ग्रुप मतलब जिस ग्रुप में आप हैं उस पर आप मैसेज करके आप अपने संतुष्टि को बता सकती हैं। अगर नहीं संतुष्टि है कहीं किसी पॉइंट पर तो उसको भी बताइए, अगले लेक्चर में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और इस पर आप न्यूमेरिकल वगैरह भी आप ट्राई करो और मैं भी न्यूमेरिकल इस पर करवाऊंगा आपको। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।